Hello students, I am Shama Pandey and welcome back to my channel Camphor Classes. सो लास्ट लेक्चर में हम कुछ साइंटिस्ट या कुछ केमिस्ट के पीरियोडिक लॉ के बारे में पढ़ चुके थे, जिसमें से फर्स्ट लॉ था डोबेराइनर्स का एंड सेकंड लॉ था न्यूलैंड का। अब हमारी बारी है थर्ड लॉ पढ़ने की, और थर्ड लॉ किसने दिया था उसके बारे में हम पढ़ेंगे। उससे पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि थर्ड लॉ जिसने भी दिया था, जो कि हमारे बहुत ही इम्पोर्टेंट पीरियोडिक टेबल्स जो आज हम पढ़ते हैं, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, उसको रास्ता दिखाया था, एक तरीके से बोलते हैं उसको मार्गदर्शन दिया था, या उससे मोटिवेट होकर के जो हमारे बाद में साइंटिस्ट आए उन्होंने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दिया। तो इनका रोल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है। इसीलिए हम इनको फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल भी बोल सकते हैं। हालांकि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो इन्होंने नहीं दिया था, बट इन्होंने सुझाव दिया था, एक ऐसा इन्होंने पीरियोडिक मॉडल बताया था जिसपे कि आगे बहुत सारा इम्प्रूवमेंट मतलब होकर वो बहुत ही अच्छे तरीके से मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आपके सामने है। और आज भी हम उस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को पढ़ते हैं, जिसमें इनकी बहुत सारी लॉज काम आती हैं आज भी, ठीक है। तो हमारे स्क्रीन पर जो पिक्चर दिख रही है आपको, उसमें पूछ रहा है कि हु क्रिएटेड द पीरियोडिक टेबल। तो अभी तक हम पढ़ते आ रहे हैं बहुत सारे केमिस्ट के बारे में जिन्होंने पीरियोडिक लॉ दिया है। अब आप सोच रहे होंगे कि सबके थियरी फेल हो रही है, सबके लॉज फेल हो रहे हैं, पर फिर भी हम उनको पढ़ते हैं। तो हम इसलिए पढ़ते हैं ताकि हम उनसे सबक ले सकें, उनसे सीख सकें कि उन्होंने क्या गलतियाँ की हैं और हमें आगे नहीं करनी चाहिए, और कैसी चीज़ें मतलब हम किस चीज़ को फॉलो करना चाहिए, किस चीज़ को नहीं करना चाहिए। तो उसी तरीके से उन्होंने मतलब कि डोबेराइनर और न्यूलैंड्स ने कुछ मिस्टेक्स किए थे, उनके जो ड्रॉबैक्स थे उसको ध्यान में रखते हुए हमारे इस साइंटिस्ट ने एक नया थियरी दिया, एक नया मॉडल प्रपोज किया जो बिल्कुल ही अलग था, जिसने लोगों के एलिमेंट के क्लासिफिकेशन को देखने का नज़रिया ही बदल दिया था बिल्कुल। और अचानक से एक मतलब पीरियोडिक टेबल में जो भी एलिमेंट्स थे, केमिस्ट्री की दुनिया में एक नया कॉन्सेप्ट आया, और बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही अच्छा था, बहुत ही पावरफुल था, जिसका इम्पैक्ट बहुत अच्छा पड़ा था। और उसी के बेसिस पे हम आज भी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ पा रहे हैं। तो इसीलिए इस केमिस्ट को हम बोलते हैं फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल। तो अब ये केमिस्ट कौन है, इनका नाम जान लेते हैं। तो ये है एक रशियन केमिस्ट, इनका नाम है मेंडलीव, ठीक है। इनके नाम से आप सब बहुत अच्छे से वाकिफ़ होंगे, आप सब ने इनका नाम सुना होगा। तो ये है हमारे मेंडलीव साहब जो दिख रहे हैं आपको पिक्चर में। और आज हम पढ़ने वाले हैं इनके दिए हुए कॉन्सेप्ट, थियरी और किस तरीके से इन्होंने क्लासीफाई किया है उसको, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। सो अब हम चलते हैं मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ते हैं। तो इनका नाम जो था वो था डिमित्री मेंडलीव। ये एक रशियन केमिस्ट थे। तो मेंडलीव अ रशियन केमिस्ट इज़ वाइडली नोन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल। इन्होंने जो पीरियोडिक टेबल का डेवलपमेंट किया, इनका एक बहुत ही अलग और एकदम डिफरेंट वे था एक्सप्लेन करने का। तो इस वजह से इनका नाम फेमस है, और इस वजह से ये थोड़ा हाईलाइट हुए थे उस टाइम पे पीरियोडिक टेबल देने के लिए, और इसीलिए इनको हम फादर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल भी कहते हैं, ठीक है। तो ये इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब इन्होंने ऐसा क्या कर दिया भाई कि अभी तक तो उन साइंटिस्ट लोगों का नाम था और वो अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। तो इन्होंने ऐसा क्या कर दिया, देखिए, जब हम डोबेराइनर को पढ़ रहे थे तो उस टाइम पे ऑलमोस्ट 18 एलिमेंट फाउंड थे, ठीक है, उस टाइम पे। लेकिन फिर भी 15 मान लीजिए 15 to 16 एलिमेंट थे। तो भी उन्होंने जो अपना कॉन्सेप्ट दिया था, उनके पीरियोडिक लॉ के अकॉर्डिंग उन्होंने जो ट्राइड्स बनाए थे उसमें सिर्फ 9 एलिमेंट्स ही सेटिस्फाइड कर पा रहे थे उनके रूल को, ठीक है। और जितने एलिमेंट्स थे उन्होंने वो सारे टोटल एलिमेंट्स खुद उनके लॉ को फॉलो नहीं कर रहे थे जो उस टाइम पे एग्जिस्ट करते थे। फिर आते हैं न्यूलैंड साहब। तो न्यूलैंड साहब के टाइम पे 56 एलिमेंट्स थे, बट फिर भी उनके जो लॉ था वो कैल्शियम के आगे, यानी कि हेवियर मासेस वाले जो एलिमेंट्स थे वो फॉलो नहीं कर पा रहे थे। मतलब कि उनके लॉ ऐसे थे कि उस टाइम पे जो एग्जिस्टिंग एलिमेंट्स थे वो भी कम्प्लीटली फुलफिल नहीं कर पा रहे थे उनके लॉ को, या ओबे नहीं कर पा रहे थे, फॉलो नहीं कर पा रहे थे।
बट मेंडलीव ने ऐसा क्या कर दिया भाई, मेंडलीव ने कुछ अलग तरीके का कॉन्सेप्ट दिया जो उन लोगों से काफ़ी अलग था। हालांकि इन्होंने उनके जो एटॉमिक मासेस था उसी के बेसिस पे अरेंज किया, इन्होंने कुछ नया नहीं किया, बट इन्होंने अपनी सोच में दूरदर्शिता दिखाई। इनका जो विज़न था वो बहुत ही शार्प था और ये फ्यूचर के एलिमेंट्स के बारे में भी सोचते थे, ना सिर्फ उस समय जितने एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते थे, बल्कि इन्होंने ये भी सोचा कि जो फ्यूचर में एलिमेंट्स आएंगे उनके लिए भी जगह होना चाहिए, उनको भी क्लासिफाई करना चाहिए और वो किस तरीके से करना चाहिए वो भी इन्होंने बताया था। और इतना ही नहीं, उस टाइम पे बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स थे, जब इन्होंने अरेंज करना स्टार्ट किया तो इन्होंने देखा कि इनके मासेस कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं, यानी कि उनके एटॉमिक मासेस में भी प्रॉब्लम्स थी जो एक्यूरेट नहीं थे। तो इनके वजह से बहुत सारे एलिमेंट्स के एटॉमिक मास में भी चेंज किया इन्होंने। तब इन्होंने पाया कि अब इनके एटॉमिक मासेस करेक्ट होने के बाद वो काफ़ी अच्छे से अरेंज हो पा रहे हैं, उनका क्लासिफिकेशन करना इजी हो गया। और फिर उन्होंने आफ्टर करेक्शन, मतलब कि उन्होंने जो भी एटॉमिक मासेस में चेंज किए थे उसके बाद इन्होंने रोज़ बनाए, कॉलम बनाया, उसके बाद इन्होंने पीरियड में अरेंज किया, फिर कुछ ग्रुप्स बनाया, ग्रुप्स में अरेंज किया, और इन्होंने ए एंड बी जो ग्रुप थे उसमें भी डिवाइड किया था कि जैसे फर्स्ट ग्रुप है तो उसमें ए एंड बी भी होगा, इस तरीके से सब सेक्शन भी मतलब इन्होंने दिए थे। तो इन्होंने बहुत ही अच्छा और बहुत ही डिफरेंट कॉन्सेप्ट दिया था। तो अब हम आगे देखेंगे धीरे धीरे करके कि इन्होंने कैसे एक एक करके हम देखेंगे कैसे इनका कॉन्सेप्ट था, क्या इनके लॉस थे। ठीक है, तो अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट जो है वो क्या है। ही स्टेटेड द पीरियोडिक लॉ, the properties of the element are a periodic function of their atomic weight। ठीक है, तो जो इन्होंने भी अपना जो पीरियोडिक एलिमेंट का क्लासिफिकेशन दिया था उसको भी इन्होंने एटॉमिक वेट के बेसिस पे दिया था। और बेस्ड ऑन दिस प्रिंसिपल ही नॉट ओनली करेक्टेड द प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन एलिमेंट्स, जो उस टाइम पे नॉन एलिमेंट्स थे सिर्फ उनकी प्रॉपर्टी ही करेक्ट नहीं की थी इन्होंने, इनफैक्ट also accurately predicted the properties of undiscovered element। जैसा कि मैंने आपको बताया कि उस टाइम पे जो डिस्कवर्ड थे उनकी भी कुछ प्रॉपर्टीज़ ऊपर नीचे थी या उनके एटॉमिक मासेस एक्यूरेट नहीं थे, तो उसको भी उन्होंने करेक्ट किया। और ना सिर्फ उन्होंने उस टाइम के एलिमेंट्स को किया, इनफैक्ट इनकी भविष्यवाणी देखिए, जैसे बोलते ना ज्योतिष लोग भविष्यवाणी करते हैं कि फ्यूचर में ऐसा होगा वैसा होगा, इनकी भविष्यवाणी इतनी सटीक निकली है काफ़ी चीज़ों में, हम आगे पढ़ेंगे कि वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में भी काम आती है। और इतना ही नहीं, इन्होंने उस जो भविष्यवाणी की कि आगे जो एलिमेंट्स आएंगे वो कैसे होंगे या उनका एटॉमिक मास कैसा होगा, उनके फीचर्स कैसे होंगे, और ये सब सोचने के बाद उन्होंने उसके लिए भी स्पेस छोड़ा हुआ है अपने पीरियोडिक टेबल में। ठीक है, उस टाइम पे इनर्ट गैसेस डिस्कवर नहीं हुई थी, इनर्ट गैसेस का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था, बट इन्होंने अपने पीरियोडिक टेबल में इनर्ट गैसेस के लिए कॉलम छोड़े हैं और इन्होंने बहुत सारे एलिमेंट्स के लिए कॉलम छोड़े हैं। जैसे कि आप मान लो कोई एक मासेस है और वहाँ पे जो नेक्स्ट एलिमेंट है उसके बीच में उनको लगा कि इसके बीच का भी एटॉमिक मास होना चाहिए, किसी एलिमेंट का होगा, तो उन्होंने ऐसा नहीं सोचा कि हाँ भी नहीं है तो बस अरेंज कर दो कैसे भी। उन्होंने ये सोचा कि आज नहीं है तो कल को होगा, पर जब भी होगा वो यहीं पे फिक्स होगा। और ऐसा ही हुआ भी है, ऐसा ही हुआ। जब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आया तो ऐसा देखा गया कि मेंडलीव की भविष्यवाणी काफ़ी हद तक सही साबित हुई। ठीक है, तो ये एक बहुत ही ज़्यादा प्लस पॉइंट हो जाता है कि इन्होंने जो प्रॉपर्टीज़ थी पुराने एलिमेंट की जो उस टाइम पे डिस्कवर्ड थी उनकी प्रॉपर्टीज़ को करेक्ट किया, और जो अनडिस्कवर्ड थी उनके भी प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से उन्होंने जगह रख रखी थी अपने टेबल में। इन द मिड ऑफ 1860 बिगिन राइटिंग अ बुक ऑन केमिस्ट्री। तो ये जो थे ना मेंडलीव साहब, तो उन्होंने 1860 के टाइम पे कुछ बुक स्टार्ट करी थी अपने लिखना। अब आप सोचोगे कि ये अचानक से कैसे पीरियोडिक टेबल में आ गए। ठीक है, तो इनका ऐसा कुछ नहीं था, उस टाइम तक अपना न्यूलैंड्स और डोबेराइनर ट्रायड्स ही चल रहे थे, उल्टे पुल्टे कॉन्सेप्ट चल रहे थे, मतलब जो भी दे देता था
अभी चल रहा था कॉन्सेप्ट, उस पर डिस्कशन चालू था, अभी बहुत सालों से चल रहा था वो। तो इन्होंने क्या सोचा, इन्होंने एक बुक लिखने की सोची और इन्होंने बुक लिखा केमिस्ट्री पर, ठीक है। और जब इनकी बुक का नाम था द प्रिंसिपल ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है। तो जब ये प्रिंसिपल ऑफ केमिस्ट्री बुक लिख रहे थे और जब उस पर काम कर रहे थे तो इनको मतलब सडनली कुछ आइडियाज़ आए पीरियोडिक लॉ के बारे में और पीरियोडिक टेबल कैसे एलिमेंट को क्लासिफाई किया जाए उसके बारे में इनके दिमाग में थॉट आया और उसी वक्त इन्होंने अपना पीरियोडिक लॉ दे दिया था। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कुछ के एटॉमिक मास इनकरेक्ट थे तो उसको इन्होंने करेक्ट किया। तो इन्होंने मेंडलीव रेक्टिफाइड एटॉमिक मास ऑफ वेरियस एलिमेंट विच वर कैलकुलेटेड इनकरेक्ट इनिशियली, ठीक है। तो ये मैं आपको बता चुकी हूँ। फर्दर मेंडलीव लेफ्ट सम गैप इन हिज पीरियोडिक टेबल इंस्टेड ऑफ लुकिंग अप ऑन दिस गैप एज डिफेक्ट मेंडलीव प्रिडिक्टेड द एग्जिस्टेंस ऑफ सम एलिमेंट दैट हैड नॉट बीन डिस्कवर्ड एट दैट टाइम। मतलब कि इन्होंने देखा कि कुछ जब ये अरेंज कर रहे थे एलिमेंट्स को तो इन्होंने देखा कि कुछ गैप आ रही है एटॉमिक मासेस में, मतलब इसके बीच कुछ एक एलिमेंट और होना चाहिए। तो बजाय इसके कि ये उसको डिफेक्ट समझे कि ये मतलब मेरे पीरियोडिक टेबल में कुछ डिफेक्ट है, इनफैक्ट इन्होंने क्या किया, उसको ये बोला कि ये फ्यूचर में जो एलिमेंट्स डिस्कवर होंगे वो इस जगह पे आएंगे। मतलब उन्होंने ये पहले ही प्रिडिक्ट कर दिया कि जो फ्यूचर एलिमेंट्स डिस्कवर होंगे उनकी ये पोजीशन ऐसे होगी और इसके दो एलिमेंट के बीच में भी एक मास होना चाहिए जो कि इन फ्यूचर होगा। इन्होंने ऐसा प्रिडिक्ट तभी कर दिया था, ठीक है। So Mendeleev predicted the existence of some element that had not been discovered at that time, जो उस टाइम पे डिस्कवर भी नहीं थे उसके बारे में भी इन्होंने सोचा और इन्होंने क्या किया, गैप दिया, कुछ स्पेस छोड़ रखा था, ठीक है। Mendeleev named them by prefixing a संस्कृत न्यूमेरल एका। एका एक संस्कृत न्यूमेरल है जिसकी मीनिंग होती है वन, ठीक है। एका मीन्स एक, मीन्स वन, टू द नेम ऑफ प्रिसाइडिंग एलिमेंट इन द सेम ग्रुप। यानी कि कुछ ऐसे इन्होंने जो नाम रखे थे, यानी जो इन्होंने स्पेस छोड़ रखे थे उसका इन्होंने नाम दिया, क्योंकि भाई अब पीरियोडिक टेबल है तो ऐसे छोड़ेंगे नहीं, कुछ तो देंगे। अब वो क्या होगा अभी उसका डिस्कवर ही नहीं हुआ है, तो इन्होंने क्या किया, अपने मन से कुछ एक नाम दे दिया। भले ही उसका नाम फ्यूचर में कुछ और होगा जब वो ढूंढा जाएगा, बट उसके नाम से ये सीट रिजर्व कर दी इन्होंने। जैसे मान लो आप जाते हो, आपने अपनी टिकट ली, अपने दोस्त की टिकट नहीं ली और आपको उसका नाम नहीं पता कि सर्टिफिकेट पे उसका नाम क्या है, तो आप उसका निक नेम ही तो रखोगे ना, जो आपको पता होगा घर का नाम। आपको सर्टिफिकेट का नाम नहीं पता तो आप बोलोगे कि फलाने के नाम से टिकट दे दो, ABCD जो भी आपको लगेगा, और बाद में उसकी जगह पे वो आके बैठ सकता है। इस तरीके से इन्होंने, जैसे हम रिजर्वेशन की बात करते हैं तो इसी तरीके से इन्होंने क्या किया कि कुछ भी अपने तरफ से ऐसा नाम दे दिया कि वहाँ पर जो भी एलिमेंट्स आएंगे उसका नाम जो भी हो लेकिन वो उस जगह पे फिट हो जाएगा, ऐसा इन्होंने प्रिडिक्ट किया था। तो उसी हिसाब से इन्होंने संस्कृत से एक वर्ड लिया जिसको एका बोलते हैं, और एका का मतलब होता है वन, दैट मीन एक समान, जिसकी प्रॉपर्टी उससे मैच करती हो। जैसे ए के बाद बी आता है, सपोज करो बी के बारे में आपको नॉलेज नहीं है, बट ऐसा इन्होंने बताया कि जो बी होगा उसकी प्रॉपर्टी ए के सिमिलर होगी तो उसको ए का बी बोल सकते। फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रही हूँ, अभी हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया कि स्पेस छोड़ा और जो अपकमिंग डिस्कवरी होगी उसके लिए, और साथ ही साथ उन्होंने उसका नाम भी दे दिया, संस्कृत के न्यूमेरल से इन्होंने उठाया था नाम, ठीक है। तो ये हो गया आपका कॉन्सेप्ट। फॉर इंस्टेंस स्कैंडियम, गैलियम, जर्मेनियम डिस्कवर्ड लेटर। स्कैंडियम, गैलियम और जर्मेनियम जो है उसकी डिस्कवरी बाद में हुई, जो कि हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में अब पढ़ते हैं, बट उस टाइम पे नहीं थे। लेटर हैव प्रॉपर्टीज सिमिलर टू बोरॉन, एल्युमिनियम एंड सिलिकॉन, ठीक है। तो स्कैंडियम, गैलियम, जर्मेनियम की डिस्कवरी बाद में हुई है, उस टाइम पे नहीं थी, और वो सिमिलर थे बोरॉन, एल्युमिनियम और सिलिकॉन के। सोचो, उनको पता भी नहीं था कि इस एलिमेंट का क्या नाम होगा, बट उन्होंने उसके लिए स्पेस छोड़ा था।
जिनकी प्रॉपर्टी सेम थी, और ऐसा हुआ भी कि इनकी प्रॉपर्टी सिमिलर हुई है, आगे चल के पता चला। तो उन्होंने जो स्पेस छोड़ा था उसका नाम इन्होंने दिया था ए का बोरॉन, ए का एल्युमिनियम और ए का सिलिकॉन। ठीक है, तो ये रहा उनका पीरियोडिक टेबल। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल का एक मैंने पिक लगा रखा है, इस पिक्चर में आपको दिख जाएगा कि उन्होंने कैसे क्लासिफिकेशन दिया था। तो ये रहा हमारा। इधर जब आते हैं, ये देख लो आप, ये ग्रुप था, ये इनका पीरियड था। ठीक है, एक सेकेंड, उल्टा बोल गई मैं, ये ग्रुप है, देखिए ऊपर लिखा हुआ है ना, ये ग्रुप। ठीक है, तो इधर जो भी है ग्रुप है और इधर जो भी है पीरियड है। ठीक है, तो ये रहा हमारा फर्स्ट पीरियड और ये रहा हमारा फर्स्ट ग्रुप। तो फर्स्ट पीरियड के फर्स्ट ग्रुप में देखिए इन्होंने हाइड्रोजन रखा है, फिर आता है हीलियम, बेरिलियम। ठीक है, ये आपको कुछ कुछ ऐसा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो भी हम पढ़ते हैं उसके कुछ कुछ सिमिलर लग रहा होगा आपको। ठीक है, इसी वजह से इनको हम फादर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बोलते हैं, क्योंकि ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट था ना वो यहीं से इनके पीरियोडिक लॉ से ही लिया गया है, जो हमारा मॉडर्न पीरियोडिक लॉ है। ठीक है, तो अब देखिए इन्होंने ऐसा दिया पीरियड, और ये रहा हमारा ग्रुप, और जो ऐसे जाएंगे तो ये पीरियड है और ऐसे जाएंगे तो हमारा ग्रुप है। ठीक है, और इन्होंने देखिए ए एंड बी ऐसे बनाया हुआ है ना, ए ये रहा हमारा, ये बी रहा, तो इन्होंने ए बी में ग्रुप को डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, अब इन्होंने देखिए लिथियम, सोडियम, पोटेशियम और कॉपर को यहाँ पर दे दिया है। ठीक है, कॉपर हमारे यहाँ पर है, यहाँ पर स्पेस है। ठीक है, यहाँ पर कोई मतलब दूसरा एलिमेंट कुछ भी आ सकता है, या फिर इन्होंने ए में जो डिवाइड किया हुआ है, बी में देखो एक ही कॉलम में इन्होंने दोनों को दिखा दिया है। तो इस तरीके से इन्होंने क्या किया था, स्पेस भी छोड़ा था, और इन्होंने जो इनर्ट गैसेस हैं उनके लिए स्पेस छोड़ रखा था, हालांकि उस टाइम पे इनर्ट गैसेस नहीं थी। तो अभी ये इतना आप पीरियोडिक टेबल इनका देख लो। अब हम चलते हैं आगे। यहाँ पर मैंने आपको एक पिक में दिखाया हुआ है कॉलम में कैसे डिवाइड किया हुआ है, कि जो इन्होंने एक का एल्युमिनियम बताया था, या एक का बोरॉन, या एक का जो भी एलिमेंट का नाम देकर इन्होंने जो स्पेस छोड़ा हुआ था वो सच में फॉलो करते थे, और उनकी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज सिमिलर हुई आगे चल के वो मैं बताऊंगी आपको, और आगे चल के उन एलिमेंट्स का नाम क्या पड़ा वो भी मैं आपको बताने वाली हूँ। तो द प्रॉपर्टीज ऑफ एका एल्युमिनियम प्रिडिक्टेड बाय मेंडलीव। देखिए यहाँ पर मिस प्रिंटिंग हो गई है, मेंडलीव की स्पेलिंग गलत हो गई है, तो मैं अभी सही करती हूँ, एक सेकेंड। हाँ, तो एका एल्युमिनियम प्रिडिक्टेड बाय द मेंडलीव एंड दोज ऑफ द एलिमेंट विच वॉज डिस्कवर्ड लेटर एंड रिप्लेस्ड एका एल्युमिनियम। ठीक है, इन्होंने एक मतलब एग्जांपल देके बताया कि एका एल्युमिनियम जो था वो जो नाम उन्होंने दिया था और उसकी जगह छोड़ रखी थी अपने पीरियोडिक टेबल में। तो आगे चल के जब एका एल्युमिनियम की जगह कोई एलिमेंट की डिस्कवरी हुई तो उसका नाम एका एल्युमिनियम से हटा करके जो नाम रखा गया उसकी प्रॉपर्टी बिल्कुल इसके सिमिलर ही थी। तो एका एल्युमिनियम थे हमारे गैलियम साहब। ठीक है, जो हमारा गैलियम था एलिमेंट, गैलियम का हम एक सेकेंड, गैलियम को हम Ga से दिखाते हैं। ठीक है, तो जब भी हमारा जो एलिमेंट यानी गैलियम डिस्कवर हुआ तो उसका नाम हमने गैलियम रखा। अब बात आई कि इसको देखते हैं, इसके जो मास है वो उसके हिसाब से तो इसको एल्युमिनियम के आगे फिट होना चाहिए, और एल्युमिनियम के आगे इन्होंने स्पेस भी छोड़ रखा था। तो हमने कहा चलो ठीक है, जब स्पेस है तो उसमें फिट करके देखते हैं और भी प्रॉपर्टीज़ इसकी सिमिलर है कि नहीं है। तो भाई मेंडलीव दादा ने पहले ही आपकी भविष्यवाणी कर दी थी। क्या किया था भविष्यवाणी, देख लेते हैं। उन्होंने कहा था कि एटॉमिक मास जो होगा उसका इसके आसपास ही होगा, तो बिल्कुल सही कहा था। देखिए यहाँ पर गैलियम का एटॉमिक मास आपको दिख जाएगा। तो गैलियम का एटॉमिक मास यहाँ पर क्या दिख रहा है, 69.9, यानी एक अधिक है, यानी उसके आगे ही आएगा। और देखिए डेंसिटी, देखिए इसकी इन्होंने जो प्रिडिक्ट किया था वो था हमारा 6, कि इसका 6 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब होगा, और यहाँ पर ऑलमोस्ट 6। ठीक है, ऑलमोस्ट 6 मतलब अप्रॉक्स इनके जो वैल्यूज़ थे वो काफ़ी सेम हो रहे थे। और मेल्टिंग पॉइंट उन्होंने बोला था कि लो होगा, और इसका भी 30 डिग्री सेल्सियस है जो कि लो ही है। अब बॉइलिंग पॉइंट इन्होंने बोला था 2300 होगा, और इसका 2300 है। वाव, एग्जैक्ट वैल्यू सेम है। और इन्होंने बोला था मैक्सिमम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 होगा, और यहाँ पर देखिए एल्युमिनियम का 3 होता है। ठीक है, तो एल्युमिनियम हमारा आगे चल के हम पढ़ेंगे किस ग्रुप में आता है, 13 ग्रुप में आता है, तो 3 उसकी वैलेंसी होती है। तो एल्युमिनियम की फैमिली में जितने एलिमेंट्स होते हैं सबकी वैलेंसी 3 होती है, तो इसकी भी वैलेंसी 3 थी। यानी एका एल्युमिनियम जिसके नाम से उन्होंने स्पेस छोड़ा था
वहाँ पे जब गैलियम आया तो उसकी भी वैलेंसी 3 थी। तो इस तरीके से इसकी प्रॉपर्टीज़ मैक्सिमम मिल रही थी। ठीक है, अब इन्होंने कहा था कि जो एका एल्युमिनियम होगा उसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वो इजीली रिड्यूस हो जाएगा। तो ये इजीली रिड्यूस यानी कि आराम से H2 के साथ भी रिड्यूस हो जाता है। तो ये रही इसकी प्रॉपर्टी जो कि सिमिलर थी। फिर जो हमारे मॉडर्न साइंटिस्ट थे उन्होंने कहा कि गैलियम को एल्युमिनियम के नीचे आना चाहिए, जिसमें उन्होंने जगह छोड़ रखी है मेंडलीव साहब ने, वहीं पर ये फिट होना चाहिए। तो इस तरीके से गैलियम हो गया हमारा एक एल्युमिनियम की जगह। अब हम देखते हैं उस एलिमेंट के बारे में जिसके लिए उन्होंने दोबारा जगह छोड़ रखी थी। वो था हमारा एका सिलिकन, मतलब अकॉर्डिंग टू मेंडलीव उसका नाम उन्होंने रखा था एका सिलिकन, जिसकी सिमिलर प्रॉपर्टी होगी सिलिकन से। ठीक है, सिलिकन जैसी प्रॉपर्टी रखने वाला। तो अब उसका उन्होंने बताया था कि एटॉमिक मास 72 होना चाहिए, 72 होना चाहिए। तो जो हमारा उस टाइम पे एलिमेंट मतलब खोजा गया मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग, तो उसका नाम हमने रखा था जर्मेनियम। जर्मेनियम को हम Ge से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, आगे करेंगे पीरियोडिक टेबल में। और तो जर्मेनियम जो था उसका भी जब देखा गया तो 72.3 था, बस स्लाइटली ज़्यादा था। ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं था। इन्होंने कहा कि जो डेंसिटी होगी वो होगी 5.5। और जब एलिमेंट डिस्कवर हुआ तो क्या पाया गया कि उसकी भी डेंसिटी 5.47 थी। 47 मतलब अप्रॉक्स 5.5 था, स्लाइटली वेरिएशन था, बहुत ही कम। अब मेल्टिंग पॉइंट उन्होंने कहा कि हाई होगा, मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा। तो भाई आप लोग बताओ कि क्या 958 यानी 958 डिग्री सेल्सियस हाई नहीं होता है? हाई वैल्यू है कि नहीं है? तो कम्प्लीटली फुलफिल यहाँ पर हो रहा है इनके जो लॉज हैं। अब देखो इन्होंने बोला था कि बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगी। मैं आपको बता रही हूँ कि जो पिछला एलिमेंट था यानी कि एक एल्युमिनियम, उसमें भी बॉइलिंग पॉइंट एक्यूरेट वैल्यू थी। और यहाँ पर देखिए कि एक्यूरेट वैल्यू है बॉइलिंग पॉइंट 2850। ठीक है, और इन्होंने बोला कि मैक्सिमम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होगा। तो अभी जो एलिमेंट्स बाद में डिस्कवर हुआ जिसको हम जर्मेनियम नाम से जानते हैं, उसका भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो था वो क्या था, 4 था। इन्होंने बोला कि ऑक्सीडेशन करने के बाद क्या होगा, ऑक्सीडेशन वाइट यानी ऑक्सीडेशन फॉर्म जो इसका होता है वाइट कलर में चेंज हो जाता होगा। तो ऐसा कुछ इन्होंने बताया था और ये पूरी की पूरी प्रॉपर्टी ऐसी थी। और ऐसे ही इन्होंने 2-3 एलिमेंट्स के और बहुत सारे एलिमेंट्स को एक का जो भी एलिमेंट्स थे उनका नाम दे करके इन्होंने स्पेस छोड़ा हुआ था। अब हम उसको भी आगे देख लेते हैं। ठीक है, तो ये देखिए मैंने यहाँ पर बना रखा है कुछ कॉलम। अब देखिए यहाँ पर एल्युमिनियम है, तो एल्युमिनियम के लिए इन्होंने स्पेस, एल्युमिनियम के जस्ट नीचे इन्होंने स्पेस छोड़ रखा था एक एल्युमिनियम के नाम से, जहाँ पर बाद में फिट हुआ हमारा गैलियम। और सिलिकॉन के नीचे इन्होंने छोड़ा था एका सिलिकॉन के नाम से। एका सिलिकॉन की जगह पे हमारा फिट हो गया था जर्मेनियम। और फिर बाद में इन्होंने बोरॉन के नीचे स्पेस छोड़ा था एक का बोरॉन के नाम से, जहाँ पे हमारा स्कैंडियम आता है। हालांकि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में स्कैंडियम की जगह बोरॉन के नीचे नहीं दी गई है, वो आगे आपको पता चलेगा कि स्कैंडियम की जगह कहाँ पे है। बट ये काफ़ी हद तक प्रॉपर्टीज़ में सिमिलर है, सिमिलरिटीज़ रखता है बोरॉन के। ठीक है, तो इस तरीके से इसकी प्रॉपर्टीज़ जैसे उन्होंने डिफाइन की थी वैसा ही हुआ, यानी उनकी भविष्यवाणी काफ़ी हद तक सही साबित हुई। This provided convincing evidence for both the correctness and usefulness of Mendeleev periodic table. ठीक है, तो ये जो इनका लॉ था ये काफ़ी करेक्टफुल लगा और यूज़फुल भी लगा हमें। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या थी। जैसे देखो एटॉमिक मास मैंने आपको बता दिया है गैलियम का, जो कि अभी हमने जो प्रीवियस टेबल में अभी हमने देखा है, जो मैंने आपको बताया था उसमें। यहाँ पर भी देखिए 68 है गैलियम के बारे में, तो यहाँ पर 69.7 है। और कुछ थे कि ये ऑक्साइड बना सकता है, जो इसका ऑक्साइड का फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, E2O3 होगा। ठीक है, तो ऐसा ही हुआ कि यहाँ पर E2Q, जैसे एक का एल्युमिनियम हमने नाम रखा है तो एक का एल्युमिनियम से E हमने उठा लिया है और हमने जनरल फार्मूला मतलब जो जनरलाइज करते हैं वो हमने बना रखा है E2O3। तो यहाँ पर देखिए ना, गैलियम के डिस्कवरी होने के बाद Ga2O3 आया हुआ है। ठीक है, मतलब कि उनकी भविष्यवाणी सही होती हुई दिख रही है। फॉर्मूला ऑफ क्लोराइड देखिए, जैसे कि जैसे एल्युमिनियम क्लोराइड बनाता है AlCl3 बनाता है, राइट।
तो उन्होंने बोला कि जैसे एल्युमिनियम क्लोराइड बनाता है वैसे ही एक एल्युमिनियम भी बनाएगा जो इस जगह पे एलिमेंट आएगा। और बाद में हमने देखा कि गैलियम की जब खोज हुई तो गैलियम को हमने देखा कि अरे हाँ ये भी तो क्लोराइड बना रहा है, और उसका फॉर्मूला भी ECl3 ही था, जैसे LCl3 था वैसे ही गैलियम GaCl3 बना रहा था। तो इस तरीके से इनकी भविष्यवाणी सही हुई और गैलियम को उसकी जगह मिली जो था एल्युमिनियम के जस्ट नीचे। ठीक है, तो देखो ना कितना यूज़फुल है हमारे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के लिए भी, इसीलिए इनको फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल बोला जाता है। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि उस टाइम पे इनर्ट गैसेस नहीं थी, डिस्कवर नहीं हुई थी, तो अब हम वही देखेंगे कि नोबल गैसेस like helium, neon and argon have discovered later because they are very inert and present in extremely low concentration in our atmosphere. One of the strengths of Mendeleev periodic table was that when these gases were discovered they could be placed in new group without disturbing the existing order. देखिए कितनी अच्छी बात कही गई है कि जब मेंडलीव ने स्पेस छोड़ रखा था तो कितना अच्छा उन्होंने, उनका कैलकुलेशन कितना करेक्ट था, कितना सटीक था कि जब उस टाइम पे हालांकि ये एलिमेंट डिस्कवर नहीं हुए थे, बट जब भी ये हीलियम गैस नोबल गैसेस आए जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन ये सब आए, तो इन्होंने बीच में जिन्होंने मतलब जितने भी एलिमेंट्स अरेंज हुए थे उनकी स्पेस को, उनके जगह को इन्होंने डिस्टर्ब नहीं किया। बिना उसके डिस्टर्ब किए ही इनको इनका पोजीशन करेक्टली पीरियोडिक टेबल में मिल गया जस्ट बिकॉज ऑफ मेंडलीव। तो ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट होता है मेंडलीव की तरफ से कि उन्होंने जो अरेंजमेंट की थी इतना सटीक किया था कि जो बाहर से डिस्कवर हो के जो अपकमिंग डिस्कवर हो रहे हैं वो एलिमेंट जब आए तो बिना डिस्टर्ब किए हुए किसी एलिमेंट को उनको उनकी जगह मिल जाए। ठीक है, तो ऐसा ही तो चाहिए था हमें पीरियोडिक टेबल, ऐसा ही तो होना चाहिए था क्लासिफिकेशन, जिसमें कि हमें ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े चीज़ों को अरेंज करने में। ठीक है, तो ये रहा हमारा मेंडलीव का कॉन्सेप्ट जो कि बहुत ही अमेजिंग लगा होगा आपको, बहुत ही अच्छा था। तो अब मैं जो आगे लिमिटेशंस वगैरह की बात करूँगी वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में करूँगी, नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो को और भी लंबा ना करते हुए इस वीडियो को मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ और नेक्स्ट वीडियो में मैं लेकर आऊँगी मेंडलीव्स लॉ के लिमिटेशंस। अब आपको थोड़ा सा शॉकिंग लगेगा कि क्या इतना अच्छा कॉन्सेप्ट, इतना मॉडर्न कॉन्सेप्ट जो उस टाइम पे एलिमेंट डिस्कवर भी नहीं हुए थे उनके बारे में भी सोच पाना, उनके लिए भी स्पेस छोड़ पाना, ये कोई बहुत आसान बात नहीं है। बट मेंडलीव ने इतनी मेहनत की, इतना सब कुछ किया, इसके बाद भी उनकी जो थियरी है वो फेल क्यों हुई, उनके ड्रॉबैक्स क्या थे, उनके क्या क्या लिमिटेशंस थे, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक आप ये सारे लेक्चर, आई होप आपको अच्छा लगा होगा, आप इस लेक्चर को देखिए और जो भी आपको लग रहा हो आप मुझसे बोलिएगा, मैं इसका PDF भी प्रोवाइड करा दूंगी। ठीक है, और जो भी आपको बीच में डाउट आ रहा हो आप उसको कमेंट बॉक्स में पूछिए। जैसा कि मैं हर बार बोलती हूँ कि इतना अच्छा लेक्चर वीडियो है, अगर आपको समझ आ रहा है, आपको इंटरेस्ट आ रहा है तो आप प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को हिट करिए और कमेंट करिए। ठीक है, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और बेल आइकन प्रेस करना भी मत भूलिएगा, क्योंकि आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आगे मिलती रहेंगी और आपकी पढ़ाई बहुत ही ईजिली होती रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।